हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें देखिए सबसे पहली डेफिनेशन है क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, उसे घुमाकर एक निश्चित दिशा में रोक देता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए माना है कि ये चुंबक है। चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। तो मान लीजिए इसके चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें के पास क्या कंपास सुई लाई जाती है। मान लीजिए कंपास सुई इसके पास अगर रख दें, ये मान लीजिए कंपास सुई है, तो ये क्या होता है कि विक्षेपित हो जाती है। जैसे इसके पास लाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो ये क्या होती है, ये देखिए होता है नॉर्थ साइड डार्क वाला, ये साउथ होता है। तो ये क्या होता है कि ये सुई विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपने इसी दिशा में घूमने लगती है। इसी प्रकार देखिए किसी धारावाही चालक में अगर कोई ये मान लीजिए चालक इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके पास भी लाएंगे कंपास सुई तो वो भी विक्षेपित हो जाएगी। तो यहाँ से एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का आभास किया जा सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। बायो और सेवर्ट सन 1820 ईस्वी में वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो इसका देखिए सबसे पहले फिगर बना लेंगे। यहाँ से मान लीजिए कोई एक यहाँ पर ही चालक बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक चालक है, ये क्या है, कोई एक मान लीजिए चालक है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इस चालक की पूरी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इस चालक तार से एक स्मॉल आर दूरी पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, स्मॉल आर दूरी, इसकी कितनी दूरी है, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ एक एंगल बनेगा कुछ, तो इसको मान लेते हैं थीटा एंगल के साथ बना है। तो ये चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इसमें कितनी आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए बारी बारी समझेंगे। नंबर 1, इसमें देखिए नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बायो सेवर्ट ने बताया, धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से लिखेंगे अर्थात डेल्टा बी है जो चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती आई के। नंबर 2 है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
चुंबकीय क्षेत्र जो है इस लघु अवयव चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यह चालक के लघु अवयव लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि यहाँ से लिखेंगे अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसको देखिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है? बायोसेवर ने बताया यह लघु अवयव की लंबाई तथा अवयव से यानी कि ये जो लघु अवयव की लंबाई है और अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी के मध्य जो कोण बन रहा है इसके जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यह लघु अवयव की लंबाई तथा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी के मध्य बने कोण के जा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लिखेंगे डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। क्या होगा? डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और यहाँ से लास्ट फोर्थ पॉइंट है। देखिए, यहाँ से जो लघु अवयव लंबाई से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यह लघु अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको समीकरण थर्ड और इसको समीकरण फोर्थ मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती अब यहाँ से देखिए इसके अनुक्रमानुपाती है, जो धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा है उसके अनुक्रमानुपाती यानी कि I लघु अवयव लंबाई के अनुक्रमानुपाती इंटू यानी डेल्टा एल और बीच की दूरी मतलब जो लघु अवयव लंबाई तथा बिंदु P के बीच जो मध्य कोण बन रहा था उसके जा के अनुक्रमानुपाती है तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा और अपान में आ जाएगा
चुंबकीय क्षेत्र देखिए जो इसके बीच की दूरी थी r, उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे r²। यहाँ से देखिए इतना निकल के आ जाएगा, यानी डेल्टा b अनुक्रमानुपाती I डेल्टा l साइन थीटा अपान r²। अब यहाँ से देखिए अनुक्रमानुपाती के जिससे हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, इज इक्वल टू नियतांक मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, k है, k I डेल्टा l साइन थीटा अपान में r²। तो यहाँ से देखिए बायो सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, तो यहाँ पर इसका मान रख दिया, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। और इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए इसके आगे समझेंगे। जो म्यू नॉट निकला है, म्यू नॉट का मान क्या होता है, यानी म्यू नॉट का मान, जो म्यू नॉट का मान होता है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट का मान होता है। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तो सबसे पहले देखिए, एक टेस्ला वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का रिसर्च करते हुए बताया कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र भी विद्यमान है। तो इसलिए टेस्ला जो था, इसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक मात्रक। टेस्ला क्या है, वैज्ञानिक मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। अब यहाँ से सेकेंड नंबर देखेंगे। एक मात्रक होता है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक थर्ड भी होता है मात्रक। उसका मात्रक क्या होता है, देखिए वेबर यहाँ से चेंज करेंगे, वेबर चेंज हो जाता है न्यूटन वेबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और यहाँ पर क्या चल रहा था, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से थर्ड मात्रक जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का थर्ड मात्रक निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की विमा। यहाँ से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की जब विमा निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या निकला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो न्यूटन की विमा होती है, देखिए यहाँ से न्यूटन की विमा होती है mL/T-2, और अपान में आ जाएगा एम्पियर की विमा होती है A, और मीटर की विमा होती है L। तो यहाँ से देखिए
ये अपान में आ गया। देखिए न्यूटन की विमा होती है L/T-2 और एम्पियर की विमा A रहती है, और यहाँ से मीटर की विमा L हो जाएगी। तो यहाँ से ये L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ पर M बचा है तो यहाँ पर M लिख लेंगे, और यहाँ पर T⁻², तो यहाँ पर T⁻²। अपान में देखिए बचा है A, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर A⁻1 हो जाएगा। यही कि इसकी विमा होगी। विमा इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की विमा अगर पूछे तो बताएंगे M/T-2 A-1। अब यहाँ से देखिए समझेंगे म्यू0 के मात्रक, इसके म्यू0 के मात्रक। तो वहाँ से देखिए एक फार्मूला निकाला था चुंबकीय क्षेत्र के बायो-सेवर्ट का नियम था, जो डेल्टा B = म्यू0/4 इंटू में I डेल्टा L sin थीटा अपान में R²। तो यहाँ पर म्यू0 की मुझे मात्रक निकालना, तो म्यू0 अगर इक्वल निकालें तो यहाँ से म्यू0 = निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर डेल्टा B, और इसका हम इधर कराएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा R², और अपान में क्या बचेगा, I डेल्टा L। अब यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट मात्रक अगर निकालें तो यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखेंगे टेस्ला। ये R दूरी है तो यहाँ पर मीटर² हो जाएगा, मीटर², अपान में एम्पियर/मीटर, एम्पियर/मीटर। यहाँ से देखिए इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक मात्रक निकल के आ जाएगा टेस्ला मीटर, और अपान में क्या बचेगा, एम्पियर। तो म्यू0 का एक मात्रक निकल के आ गया टेस्ला मीटर/एम्पियर। अब इसी का सेकंड मात्रक अगर देखें तो क्या निकलेगा, वेबर में, तो यहाँ से लिखेंगे वेबर/मीटर², वेबर/मीटर², और ऊपर क्या चल रहा था, मीटर²/एम्पियर मीटर। तो यहाँ से देखिए ये मीटर से ये मीटर दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सेकंड मात्रक निकल के आ गया वेबर/एम्पियर मीटर। और यहाँ से एक थर्ड मात्रक और निकालेंगे। थर्ड मात्रक यहाँ से देखिए इसको चेंज करेंगे तो न्यूटन एम्पियर मीटर इंटू में मीटर², और अपान में एम्पियर मीटर। तो यहाँ से देखिए मीटर² से ये मीटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर और एक ये एम्पियर, तो इनका मल्टीपल कराएंगे तो एम्पियर² हो जाएगा। तो यहाँ से थर्ड मात्रक निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा N/एम्पियर²। अब यहाँ से देखिए म्यू0 की विमा की अगर बात कर लें, यहाँ से म्यू0 की विमा, तो यहाँ से देखिए मात्रक क्या निकला है म्यू0 का, N/एम्पियर²। तो यहाँ से न्यूटन की विमा हो जाएगी mL/T-2 और अपान में एम्पियर²। तो ये फाइनल जो निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी mL/T-2 A-2। ये होगी म्यू0 की विमा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट समझेंगे एप्सिलॉन0। यहाँ से देखेंगे एप्सिलॉन0 तथा म्यू0 में संबंध। एप्सिलॉन0 तथा म्यू0 में संबंध। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.0 × 10⁻⁻⁹
इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे तथा म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁷। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो यहाँ से समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपान में म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू, जो निकल के आया है कितना निकल के आया है 9.0 × 10⁻⁹ और अपान में 10⁻⁻⁷। अब देखिए यहाँ से ये देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मध्य पद का मध्य पद में और बाह्य पद का बाह्य पद में जब मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/ε0 × म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए नीचे माइनस की दी गई है 10⁻⁷, ये ऊपर जाएंगी प्लस में हो जाएंगी तो यहाँ से निकल के आएगा 9.0 × 10⁹ × 10⁻⁷। अब इसका देखिए घातें जब ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/ε0 और म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16। तो इसका अगर स्क्वायर रूट बनाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए 1/ε0 म्यू नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁴ का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है 3 × 10⁴, सॉरी यहाँ पर देखिए 16 है तो यहाँ पर कितना होगा, इसकी पावर 8 होगी, यानी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/μ0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यानी 3 × 10⁸। यहाँ से लिखेंगे चूँकि प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, c लिखेंगे, यानी यहाँ से निकल के आएगा c इज इक्वल टू √1/μ0 × ε0। यही होगा ε0 और म्यू नॉट में संबंध, यानी c इज इक्वल टू √1/μ0 × ε0। ये प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि √1/μ0 × ε0 का मान बताइए। तो यहाँ से इसका मान देखिए डायरेक्ट हम बताएंगे, प्रकाश की चाल जितनी होती है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका मान होता है। अगर यहाँ पर मात्रक की बात करें यानी √1/μ0 × ε0 का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से मात्रक निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ से वीमा की बात करेंगे तो वीमा कितनी निकल के आएगी, देखिए मीटर की जो होगी क्या होगी एल हो जाएगी, सॉरी यहाँ से एल और अपान में समय की सेकेंड यानी टाइम, तो यहाँ से जो फाइनल वीमा निकल के आ जाएगी यानी LT -1, ये होगी √1/ε0 × μ0 की वीमा। अब देखिए नेक्स्ट रीडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये देखिए हमारा दायां हाथ है, इस हाथ के नियम के अनुसार बताया है, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा,
यानी कि लंबवत होगा, हथेली में लंबवत धक्का दे रहा होगा। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि हम अपने बाएं हाथ की हथेली की अंगूठा के पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत रहें। कैसे रहें? लंबवत रहें। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। देखिए इस प्रकार फैलाएं कि लंबवत रहें। पहली उंगली यानी अंगूठा के पास वाली जो उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को अगर बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और बीच वाली उंगली अगर बता रही धारा की दिशा बता रही है तो फिर अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो गाइस लेक्चर अगर हेल्पफुल रहा है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।